एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय के गद्य खंड के दूसरे पाठ का नाम है लिहासा की ओर। और इसका आज हम सारांश देखेंगे इस वीडियो में, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे कि कहानी, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, यात्रा विवरण, संस्मरण इत्यादि। इससे पहले हमने जो पाठ पढ़ा था दो बैलों की कथा, वह मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक कहानी थी। और आज हम जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं वह पाठ है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा विवरण। राहुल जी ने तिब्बत की यात्रा की थी और उसी के बारे में इस पाठ में बताया है कि वहाँ का उस समय का माहौल कैसा था, लोग कैसे थे, उन्होंने यात्रा किस प्रकार से पूरी की, उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आई रास्ते में, इत्यादि चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर विवरण दिया है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो कि उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि तब फरी कलिंग पोंग का रास्ता नहीं खुला था। तो नेपाल और भारत के लोग इसी रास्ते से तिब्बत जाया करते थे और जो व्यापारिक चीज़ें होती थी, यानी जो व्यापार होता था इन दोनों देशों का, वह भी इसी रास्ते से हुआ करता था। और साथ में सैनिक जो थे वो भी इसी रास्ते से आया जाया करते थे। इसलिए इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे और इसमें कभी कभी चीनी पलटन भी रहा करती थी, यानी चीन के भी फौज यहाँ पर कभी कभी आकर के रुका करती थी। लेकिन आज के समय में जो फौजी मकान थे वह गिर चुके हैं और जो किले थे, जो दुर्ग थे, वहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। इसीलिए वहाँ की कुछ जगह अब आबाद दिखाई पड़ती है, वहाँ पर आबादी दिखाई पड़ती है। तो जब राहुल जी जा रहे थे, ऐसे ही उन्हें एक परित्यक्त किला मिला जहाँ पर वह चाय पीने के लिए ठहरे। तो राहुल जी बताते हैं कि उस समय तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें भी थीं और बहुत सारी आराम की बातें भी थीं। तो आराम की बात क्या थी कि वहाँ पर यानी कि तिब्बत में जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होता था, छुआछूत को नहीं माना जाता था और ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती थीं। और इसलिए जो निम्न श्रेणी के लोग थे, भिखमंगे थे, उनसे लोगों को सिर्फ यह डर होता था कि कहीं चोरी ना कर लें, नहीं तो कोई भी सज्जन व्यक्ति भले ही वह अपरिचित क्यों ना हो, किसी के भी घर में जा सकता था और घर की बहू या सास से अपनी पास से कुछ चीज़ें, जैसे कि तिब्बत में जो चाय बनती है वह मक्खन, सोडा और नमक से बनती है, तो अपने पास से वहाँ की घर की औरत को मक्खन, सोडा और नमक दे देता, तो वह चाय बनाकर एक टोटीदार बर्तन में दे देती थी, या फिर वह व्यक्ति स्वयं भी जाकर उनके घर में अपने लिए चाय बना सकता था। लेखक आगे कहते हैं कि जब वह परित्यक्त चीनी किले से चले तो वहाँ एक व्यक्ति को 2 चीटें राहदारी दिया उन्होंने। उनके साथ में उनके एक मित्र भी थे जिनका नाम था सुमति, और वह एक मंगोल भिक्षु थे जो कि वहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में जानते थे, वहाँ के रास्तों को जानते थे, इसलिए वह राहुल जी के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने 2 चीटें दी राहगीरी, और फिर जो है उससे आगे थोड़ला से पहले आखिरी गांव में वे पहुँच गए। भिखारी होने के कारण रहने को उनको अच्छी जगह मिल गई, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब 5 साल बाद वे दोबारा इसी रास्ते पर गए, अभी तो जो ये वर्णन कर रहे हैं वो अपनी पहली यात्रा की कर रहे हैं, इसके बाद जो है 5 साल बाद उन्होंने यही यात्रा फिर से की थी। तब वे एक भद्र वेश में थे, सज्जन के वेश में थे, तब उन्हें यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। और इसका कारण लेखक बताते हैं कि लोगों की जो मानसिकता है वह समय और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, इसलिए उन्हें उस समय रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी, जबकि भिखमंगे के वेश में भी उन्हें रहने के लिए और खाने के लिए अच्छा मिला था। इसके बाद अगले दिन उन्हें तिब्बत की सबसे खतरनाक, सबसे कठिन जगह दांडा थोंगला पार करना था। दांडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह थी, क्योंकि यह जगह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर थी और दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, और इसीलिए वह डाकुओं के छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थी।
उस समय क्या था कि सरकार इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती थी और वहाँ पर कोई नियम कानून बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे, लागू नहीं थे। इसलिए डाकू आराम से ऐसी जगहों पर छुपकर रहते थे और जब भी कोई राहगीर वहाँ से गुजरता था तो उसे मार डालते थे और सारा सामान लूट लेते थे। क्योंकि वहाँ पर कानून नहीं था, इसलिए जो आम जनता थी वह भी लाठी डंडों की तरह चक्कू और पिस्तौल लेकर घूमती थी। तो डाकुओं को भी यह डर था कि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वे हमें ही मार डालेंगे। तो इसलिए वे लोगों को लूटते तो थे ही और साथ में मार भी देते थे। लेकिन लेखक को इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वे भिखमंगे के वेश में थे और जहाँ कहीं भी ऐसी कोई शकल का व्यक्ति उन्हें दिखाई देता, जहाँ कि उन्हें ऐसा खतरा होता कि ये डाकू है, तो वे लोग क्या करते, अपनी टोपी उतार कर और हाथ आगे बढ़ा करके भीख मांगने की एक्टिंग करने लगते, जिससे कि वे बच जाएं। क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। परंतु ऊंचाई का डर तो बना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था तो उन्हें ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। जब वे पहाड़ी से उतर रहे थे तो लेखक का जो घोड़ा था वह थोड़ा सा धीरे धीरे चलने लगा। तो क्या हुआ कि जो बाकी उनके साथ के लोग थे वे तो सही रास्ते पर चले गए, लेकिन लेखक का घोड़ा जो है थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए वह बाएं की ओर 1.5 मील आगे चला गया, यानी कि थोड़ा गलत मुड़ा और आगे की ओर चला गया। बाद में पूछकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था। तो लेखक जो है काफ़ी देर हो गई, उसकी वजह से पूछते पूछते वो पहुँचे और इस वजह से जो उनके मित्र थे सुमति, वह नाराज भी हो गए थे, लेकिन जल्दी उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। लेखक आगे बताते हैं कि वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा एक टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिंगरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत सारे परिचित लोग थे, तो सुमति चाहते थे कि वे उनसे जाकर के मिलें, लेकिन लेखक को लगा कि वहां पर पहुंचने में जब ये मिलकर वापस आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे कि लहासा पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए लेखक ने उनको जाने से मना कर दिया और कहा कि जब हम लहासा पहुंचेंगे तो आपको मैं कुछ पैसे दूंगा। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो वहाँ पर इस तरह से चलना थोड़ा संभव नहीं होता, कठिनता आती है, इसलिए उन्होंने डंडे जो है वो अपने साथ में ले रखे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने को कहा, क्योंकि सुमति वहाँ के लोगों को जानते थे, अपने यजमान लोगों को जानते थे और चाहते थे कि उनसे मुलाकात करें, इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया और लेखक को एक जगह पर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है और इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। तो अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती भी कराता है, जिसके लिए उन्हें मजदूर जो है वो बेगारी पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ पर एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। चूँकि लेखक पढ़ाई के शौकीन थे और उन्होंने जब ये किताबें देखी तो उनसे रहा नहीं गया और वो किताबों में खो गए। और इसी दौरान सुमति ने अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए अनुमति मांगी राहुल जी से, तो उन्होंने अनुमति दे दी, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जा कर के मिलाओ। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तिंगरी गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नेमसे से विदा लेकर के चल दिए। जब सुमति वापस आए तो वे लोग अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े।